ईएसआईसी और ईपीएफओ जेटीओ की परीक्षा के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक होगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। साथ में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है, तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का मतलब होता है किसी सरकार द्वारा जो प्रक्रिया होती है, जो शासन व्यवस्था होती है, उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। जब शासन व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक का यूज होता है तो हम उसे कहते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का समन्वित रूप से प्रयोग करना। भारत में अगर हम ई शासन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यह एक अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है और ई गवर्नेंस के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठन को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और वर्तमान युग में ई गवर्नेंस एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में होती है तो यह ई गवर्नेंस के लिए एक बड़ा कदम साबित होता है, क्योंकि इसके द्वारा सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद अगर 1987 में देखें तो जब NICNET यानी राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना होती है तो ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होता है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 2006 में ई शासन योजना यानी NEGP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम, की शुरुआत की जाती है और इस गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत भी कई योजनाएं होती हैं जैसे MPP, ई ऑफिस आदि, और उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। अब हम जो प्रश्न की बात करेंगे वो आया हुआ है ई गवर्नेंस के सहभागिता के प्रकार से। तो ई गवर्नेंस की सहभागिता के प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है G2G। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी सरकार से सरकार। दूसरा है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी सरकार से नागरिक। तीसरा है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी सरकार से व्यापार। चौथा और अंतिम प्रकार है G2E जो कि है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकार से कर्मचारी। अगर हम स्तंभ की बात करें कि ई गवर्नेंस के स्तंभ कितने होते हैं तो वो भी 4 होते हैं, जैसे कि लोग हैं जिसे हम नागरिक कह सकते हैं, इसमें यूज होने वाली प्रक्रिया है और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है और चौथा स्तंभ है संसाधन। तो इस प्रकार से जो ई गवर्नेंस के स्तंभ है वो भी 4 हैं, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन इत्यादि। अब ई गवर्नेंस की सहभागिता के प्रकार जो हमने पढ़े हैं उससे प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं कि ई गवर्नेंस शासन निम्नलिखित में से किन स्टेक होल्डरों के बीच संप्रेषण और आदान प्रदान को सरल एवं सुविधाजनक बनाता है। विकल्प है सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से कर्मचारी, और नीचे एक कूट दिया गया है जिससे आपको सही उत्तर की पहचान करना है। आपने देखा कि ई गवर्नेंस के 4 प्रकार होते हैं, सरकार से सरकार भी है, सरकार से नागरिक भी है, सरकार से व्यवसाय भी एक प्रकार है और सरकार से कर्मचारी भी होता है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो डी विकल्प होगा, जिसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में ई गवर्नेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि G2G जो पहला प्रकार है उसका अर्थ क्या होता है, तो G2G का मतलब होता है जब सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, सरकारी संस्थाएं और विभिन्न इकाइयां आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से करती हैं, तो उसे हम कहते हैं G2G। अगला प्रकार है G2C। सी का अर्थ यहाँ पर सिटीजन है यानी सरकार से नागरिक। तो जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी सूचनाएं और सेवाएं नागरिकों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचती हैं तो ऐसे संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को हम कहते हैं G2C। ये यहाँ पर C है और इसके द्वारा नागरिकों को अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है। तीसरे प्रकार की बात करें
G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस तरह के ई गवर्नेंस में व्यवसायी वर्ग और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन होती है और इसको सरल और सहज बनाने का तरीका G2B है। इससे देश में होने वाले व्यापार में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है। चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा है G2E यानी सरकार से कर्मचारी, और सरकार और कर्मचारियों के बीच में होने वाला संप्रेषण को सरल और सहज बनाने के लिए इस प्रकार का यूज किया जाता है, जिससे सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच बनने वाला जो संपर्क है उसमें तेजी लाई जा सके और उसमें कुशलता लाई जा सके। इसके बाद एक और प्रश्न दिया हुआ है, ई गवर्नेंस के संदर्भ में केंद्रीय मिशन मोड परियोजना यानी केंद्रीय MMP में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय MMP क्या होता है। केंद्रीय MPP यानी केंद्रीय मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई शासन योजना के अंतर्गत एक वैयक्तिक परियोजना होती है जो कि बैंकिंग, भूमि अभिलेख या वाणिज्यिक कर आदि के एक पक्ष पर केंद्रित होती है। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग, भूमि अभिलेख और वाणिज्यिक कर यानी ये तीनों ही चीजें इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रीय नागरिक डेटाबेस शामिल नहीं है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी विकल्प, राष्ट्रीय नागरिक डेटाबेस। तो ई गवर्नेंस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको हम किसी और वीडियो में देखेंगे जिसमें ई ऑफिस से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ई ऑफिस क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो IExamB के द्वारा पिछले वर्ष IBPS SO राजभाषा में कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। यदि आप इस वर्ष IBPS SO राजभाषा की तैयारी IExamB के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। यदि आपने RBI राजभाषा, नाबार्ड राजभाषा या IBPS SO राजभाषा का कोर्स IExamB के द्वारा लिया हुआ है तो आपको ESIC EPFO की परीक्षा के लिए 5 मॉक टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर दिए जाएंगे। इस कोर्स से संबंधित या फिर इस मॉक टेस्ट से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं के मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iexamb.com पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं।